नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नई किताब पर। यहां हम हर दिन शाम ठीक 8 बजे आपके लिए एक नई किताब की समरी लाते हैं। एक ऐसे अनोखे टॉपिक पर जो आपकी जिंदगी, आपके सोचने का तरीका और आपकी सक्सेस की राह को एक नई दिशा दे सकता है। हमारा मकसद है कि दुनिया की बेहतरीन किताबों का ज्ञान आप तक सबसे आसान और सरल भाषा में पहुंचे। आज हम जिस किताब की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं, वो कोई आम किताब नहीं है। ये किताब पावर यानी शक्ति के उस अदृश्य खेल के बारे में है जो हमारे चारों तरफ हर पल खेला जा रहा है। आपके ऑफिस में, आपके दोस्तों के बीच और यहां तक कि आपके घर में भी। इसका नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। यह किताब कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोगों को यह थोड़ी डार्क लग सकती है, लेकिन इसका ज्ञान इतना जरूरी है कि इसे इग्नोर करना आज की दुनिया में आंखें बंद करके सड़क पार करने जैसा है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक, आखिर तक जरूर देखिएगा। हर एक लॉ, हर एक नियम आपको इंसानी नेचर और पावर डायनामिक्स की एक नई समझ देगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पास में जो बेल आइकॉन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको सबसे पावरफुल लॉ कौन सा लगा। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि पावर एक गेम है। अगर आपको इस गेम के रूल्स नहीं पता तो आप अनजाने में ही हार जाएंगे, लेकिन अगर आप इसके नियम सीख लेते हैं तो आप न सिर्फ खुद को बचा सकते हैं बल्कि इस गेम के माहिर खिलाड़ी भी बन सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन नियमों को समझते हैं। पावर का पहला उसूल कहता है नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी अपने बॉस, अपने सीनियर या आपसे ऊपर जो भी पोजीशन में है, उससे कभी भी बेहतर या ज्यादा टैलेंटेड दिखने की कोशिश मत करो। आपको लग सकता है कि अपनी काबिलियत दिखाकर आप उन्हें इंप्रेस कर देंगे, लेकिन असलियत इसके ठीक उल्टी है। जब आप अपने मास्टर से ज्यादा चमकने लगते हैं तो उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी, एक डर पैदा हो जाता है। उन्हें लगने लगता है कि आप उनकी जगह लेना चाहते हैं और इस डर में वो आपको अपने रास्ते से हटाने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम मत करो, काम पूरी मेहनत से करो, लेकिन उसका क्रेडिट हमेशा अपने मास्टर को दो। उन्हें यह फील कराओ कि आपकी सारी सफलता उनकी गाइडेंस की वजह से है। उन्हें सुरक्षित महसूस कराओ और वो आप पर भरोसा करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। सोचो, लुई द 14 के दरबार में एक मिनिस्टर था, निकोलस फूके। उसने राजा के लिए एक इतनी शानदार पार्टी रखी जो राजा के अपने महल से भी ज्यादा आलीशान थी। उसे लगा राजा खुश होगा, लेकिन राजा को इतनी इनसिक्योरिटी हुई कि अगले ही दिन उसने फूके को जेल में डाल दिया। हमेशा अपने मास्टर को आपसे बेहतर महसूस कराएं। अब आते हैं अगले नियम पर। यह कहता है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्तों पर हद से ज्यादा भरोसा मत करो, बल्कि दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखो। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हम तो हमेशा दोस्ती की मिसालें देते हैं, लेकिन पावर के गेम में दोस्त अक्सर खतरनाक साबित होते हैं क्योंकि वो आपसे जल्दी ईर्ष्या यानी जेलसी का शिकार हो जाते हैं। वो आपकी कमजोरियां जानते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं। दूसरी तरफ एक पुराना दुश्मन जिसे आपने माफ करके अपना सहयोगी बना लिया, वो ज्यादा वफादार साबित होगा क्योंकि उसके पास प्रूव करने के लिए बहुत कुछ होता है। वो आपका एहसानमंद रहता है। इतिहास गवाह है, रोम के सम्राट माइकल 3 ने अपने सबसे अच्छे दोस्त बेसिलियस को सबसे ऊंचा पद दिया और उसी दोस्त ने उन्हें मारकर गद्दी हथिया ली। इसलिए कामकाज में दोस्ती को अलग रखें, अपने राइवल्स पर नजर रखें और मौका मिलने पर उन्हें अपने लिए काम करने का मौका दें। वो आपके लिए ज्यादा मेहनत करेंगे। इसके बाद जो नियम आता है वो है कंसील योर इंटेंशंस।
अपने इरादों को हमेशा छुपा कर रखो। लोगों को अंधेरे में रखो। अगर उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आप करना क्या चाहते हैं, तो वो आपके खिलाफ कोई तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। उन्हें गलत रास्ते पर डालो, धोखे में रखो, एक धुएं का पर्दा बनाकर रखो अपने असली मकसद के आगे। जब तक उन्हें आपका असली प्लान समझ आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जर्मनी को एक करने वाले ओटो वॉन बिस्मार्क को देखिए। वो सबके सामने शांति और छोटे छोटे सुधारों की बात करते थे, लेकिन उनका असली मकसद था जंग के जरिए जर्मनी को एक करना। उन्होंने अपने इरादों को इतनी खूबी से छुपाया कि उनके दुश्मन तैयारी ही नहीं कर पाए। तो जब भी आप कोई बड़ा कदम उठाने की सोचें, अपने पत्ते कभी न खोलें। लोगों को वही दिखाएं जो वो देखना चाहते हैं और अपना काम चुपचाप करते रहें। अगला नियम है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जरूरत से हमेशा कम बोलो। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो इस बात का खतरा बढ़ जाता है कि आप कुछ आम, कुछ बेवकूफी भरा या कुछ खतरनाक बोल देंगे। पावर इस बात में नहीं है कि आप कितना बोलते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप क्या नहीं बोलते। कम बोलने से आप ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल लगते हैं। लोग आपके हर शब्द को वैल्यू देंगे, उसके पीछे का मतलब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आपके मुंह से शब्द निकल जाते हैं, आप उन्हें वापस नहीं ले सकते। इसलिए अपने शब्दों को कंट्रोल में रखें। किंग लुई द 14 इसके माहिर थे। उनके मंत्री उनके सामने लंबी लंबी स्पीच देते थे और वो बस या मैं देखूंगा जैसे छोटे जवाब देते थे। इससे उनके मंत्री हमेशा टेंशन में रहते थे कि राजा क्या सोच रहे हैं, और ज्यादा मेहनत करते थे उन्हें खुश करने के लिए। कम बोलिए और आपकी बातों में ज्यादा वजन होगा। चलिए अगले उसूल की तरफ बढ़ते हैं। यह कहता है, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। आपकी साख, आपकी इज्जत पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अपनी जान देकर भी इसकी रक्षा करो। रेपुटेशन पावर का कॉर्नरस्टोन है, उसकी नींव है। एक मजबूत रेपुटेशन से आप लोगों को डरा भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं, लेकिन एक बार रेपुटेशन चली गई तो आप हर तरफ से कमजोर हो जाते हैं और आप पर हमला करना आसान हो जाता है। अपनी रेपुटेशन को शुरू से ही सावधानी से बनाओ, और अगर कोई आपकी रेपुटेशन पर हमला करे तो उसे हराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करो। चीन के मशहूर जनरल झूग लियांग की कहानी सुनिए। उनके पास सिर्फ 100 सिपाही थे और दुश्मन की लाखों की सेना शहर के पास आ गई थी। उन्होंने क्या किया? शहर के दरवाजे खोल दिए और दीवार पर बैठकर शांति से सितार बजाने लगे। दुश्मन के जनरल ने उनकी रेपुटेशन सुन रखी थी कि वो कभी रिस्क नहीं लेते। उसे लगा ये जरूर कोई चाल है, और वो बिना लड़े ही वापस चला गया। आपकी रेपुटेशन आपसे पहले पहुंचती है, इसलिए इसकी हिफाजत करें। अब जो नियम आ रहा है वो बेहद दिलचस्प है। कोट, अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। हर कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचो। भीड़ में गुम हो जाना मौत के बराबर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अटेंशन अच्छी है या बुरी। नजर में रहना जरूरी है। अपने आप को भीड़ से अलग दिखाओ। मिस्टीरियस बनो, कंट्रोवर्शियल बनो, कुछ भी करो, लेकिन लोगों के दिमाग पर छाए रहो। मशहूर शोमैन पीटी बार्नम को देखिए। वो जानते थे कि बैड पब्लिसिटी जैसी कोई चीज नहीं होती। वो जानबूझकर अपने शोज के बारे में अफवाहें फैलाते थे। लोग उनकी आलोचना करते थे, लेकिन आते जरूर थे ये देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। आज के सोशल मीडिया के दौर में तो ये लॉ और भी ज्यादा रिलेवेंट हो गया है। एवरेज और साधारण होने से बुरा कुछ नहीं। कुछ बड़ा, कुछ अजीब, कुछ अलग करो ताकि सबकी निगाहें आप पर टिकी रहें। इसके बाद अगला नियम हमें सिखाता है, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। दूसरों से काम करवाओ, लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद लो। ये थोड़ा चालाकी भरा लग सकता है, लेकिन ये पावर का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप सारा काम खुद करेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पावर के माहिर लोग दूसरों की मेहनत, उनके टैलेंट और उनके टाइम का इस्तेमाल करते हैं।
वो खुद पर्दे के पीछे रहते हैं और जब काम सफल हो जाता है तो सामने आकर सारा क्रेडिट ले लेते हैं। थॉमस एडिसन एक जीनियस इन्वेंटर थे, लेकिन वो एक बेहतरीन बिजनेसमैन भी थे। उन्होंने अपनी लैब में कई टैलेंटेड साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को काम पर रखा था। वो लोग दिन रात मेहनत करके नई चीजें बनाते थे और एडिसन उन्हें पेटेंट कराकर उनका क्रेडिट ले लेते थे। आपको भी अपने काम में लोगों को डेलीगेट करना सीखना चाहिए, लेकिन फाइनल रिजल्ट को हमेशा अपने नाम के साथ प्रेजेंट करना चाहिए। अब हम एक ऐसे नियम की बात करेंगे जो आपसे कहता है, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। लोगों को अपने पास आने पर मजबूर करो, जरूरत पड़े तो लालच का इस्तेमाल करो। जब आप दूसरों के पास जाते हैं तो आप कंट्रोल उनके हाथों में दे देते हैं, लेकिन जब लोग आपके पास आते हैं तो कंट्रोल आपके हाथ में होता है। यह शतरंज के खेल जैसा है। आपको अपने ओपोनेंट को अपनी चाल चलने पर मजबूर करना है। इसके लिए आपको एक बेहतरीन बेट यानी चारा तैयार करना होगा। वो चारा हो सकता है पैसा, सक्सेस या कोई खास जानकारी। मशहूर आर्टिस्ट माइकलेंजेलो को देखिए। पोप ने उन्हें रोम आने का आर्डर दिया। माइकलेंजेलो जानते थे कि अगर वो गए तो उन्हें पोप की शर्तों पर काम करना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं गए। आखिरकार पोप को उनके पास फ्लोरेंस आना पड़ा और उनकी शर्तों को मानना पड़ा। हमेशा इनिशिएटिव अपने हाथ में रखो। अपने दुश्मन को उसकी टेरिटरी से बाहर निकालो और अपनी टेरिटरी में लाओ, जहां उसकी पावर कम हो जाएगी। अगला नियम है विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। जीत हमेशा अपने कामों से हासिल करो, बहस से कभी नहीं। बहस करके आप किसी को थोड़ी देर के लिए चुप करा सकते हैं, लेकिन आप उसका दिल या दिमाग नहीं जीत सकते। बहस से सामने वाले के ईगो को ठेस पहुंचती है और वो आपसे मन ही मन नफरत करने लगता है। इससे बेहतर है कि आप कुछ करके दिखाओ। एक्शंस का असर ज्यादा गहरा और लंबा होता है। लोगों को दिखाओ कि आप सही है, उन्हें बताओ मत। एक बार रोम में एक इंजीनियर ने पुल बनाने का एक नया डिजाइन पेश किया। एक सेनेटर ने उसकी बेहद आलोचना की। इंजीनियर ने उससे बहस नहीं की। उसने चुपचाप उस डिजाइन पर एक छोटा सा मॉडल बनाकर दिखा दिया। मॉडल इतना मजबूत और प्रभावी था कि सेनेटर के पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। आपके रिजल्ट्स, आपके काम, आपकी सबसे बड़ी दलील है। इसलिए बहस में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, काम करने में लगाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम कहता है इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। जो लोग दुखी और बदकिस्मत है, उनसे दूर रहो। यह नियम थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गहरी साइकोलॉजी है। इमोशंस और मन की स्थिति, अकेलेपन और दुख, ये सब इन्फेक्शियस होते हैं, यानी एक से दूसरे में फैलते हैं। अगर आप हमेशा नेगेटिव, दुखी और कंप्लेन करने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी उनकी तरह बन जाएंगे। उनकी बदकिस्मती, जो अक्सर उनके ही गलत फैसलों का नतीजा होती है, वो आपकी जिंदगी में भी आ जाएगी। आपको उनके लिए बुरा लग सकता है, आप उनकी मदद करना चाह सकते हैं, लेकिन अक्सर आप उन्हें ऊपर उठाने के बजाय खुद ही नीचे गिर जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानो जो हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और उनसे एक दूरी बनाकर रखो। अपने आप को पॉजिटिव, सक्सेसफुल और एनर्जेटिक लोगों से घेर कर रखो। उनकी एनर्जी आप में भी आएगी। इसके बाद का नियम है लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को खुद पर निर्भर बनाना सीखो। पावर का सबसे बड़ा रूप है जब लोग आपके बिना अपना काम न कर पाए। अगर लोग आपसे आजाद हैं तो उन्हें आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उनकी सफलता, उनकी खुशी या उनकी रोजी रोटी आपसे जुड़ी है तो आपके पास उनके ऊपर पावर होगी। इसके लिए आपको एक ऐसा स्किल या ऐसी जानकारी हासिल करनी होगी जो किसी और के पास ना हो। लोगों को पूरी बात कभी मत बताओ। उन्हें इतना ही सिखाओ कि वो अपना काम कर सके, लेकिन इतना नहीं कि वो आपके बिना काम चला सके। ओटो वॉन बिस्मार्क जब तक जर्मनी के चांसलर थे,
उन्होंने सारे धागे अपने हाथ में रखे। उन्होंने किसी को भी इतना काबिल नहीं बनाया कि वो उनकी जगह ले सके। नतीजा ये हुआ कि जब उन्हें हटाया गया तो पूरा सिस्टम लड़खड़ा गया। लोगों को आपकी जरूरत महसूस होनी चाहिए। अब जो नियम आ रहा है वो थोड़ा अलग है। ये कहता है, यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। अपने शिकार को काबू में करने के लिए चुनी हुई ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करो। एक ईमानदार हरकत, एक अचानक किया गया गिफ्ट आपके सबसे शक्की दुश्मन को भी कंफ्यूज कर सकता है। जब लोग आपको ईमानदार और उदार समझने लगते हैं तो वो अपना गार्ड नीचे कर देते हैं, और यही वो वक्त होता है जब आप उन्हें धोखा दे सकते हैं या उनसे अपना मतलब निकाल सकते हैं। मशहूर कॉन आर्टिस्ट काउंट विक्टर लस्टिग ने अल कपोन जैसे गैंगस्टर को भी धोखा दे दिया था। उसने कपोन से $50,000 उधार लिए और कहा कि वो 2 महीने में डबल कर देगा। 2 महीने बाद वो वापस आया, माफी मांगी कि प्लान फेल हो गया और $50,000 वापस कर दिए। कपोन उसकी ईमानदारी से इतना इंप्रेस हुआ कि उसने लस्टिग को इनाम के तौर पर $5,000 दे दिए। यही तो लस्टिग का असली प्लान था। सही समय पर दिखाई गई थोड़ी सी ईमानदारी आपको बड़ा फायदा दिला सकती है। अगला नियम हमें याद दिलाता है, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प, अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू देयर मर्सी और ग्रैटिट्यूड। जब मदद मांगो तो लोगों के स्वार्थ की दुहाई दो, उनकी दया या एहसान की नहीं। अगर आप किसी से ये कहकर मदद मांगेंगे कि प्लीज मेरी मदद करो या मेरा एहसान याद करो, तो वो शायद ही आपकी मदद करेगा। लोग अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, इसलिए जब भी आपको किसी से कुछ चाहिए हो तो ये सोचो कि इस काम में उसका क्या फायदा है। अपने प्रपोजल को इस तरह से पेश करो कि उसे लगे कि आपकी मदद करके वो खुद का भला कर रहा है। एथेंस शहर को स्पार्टा से खतरा था। उन्होंने कोर्सिरा शहर से मदद मांगी। उन्होंने दया की भीख नहीं मांगी। उन्होंने कोर्सिरा को समझाया कि उनकी नेवी एथेंस की नेवी के साथ मिलकर स्पार्टा को हरा सकती है, जिससे आगे चलकर कोर्सिरा भी सुरक्षित हो जाएगा। उन्होंने कोर्सिरा के सेल्फ इंटरेस्ट को अपील किया और उन्हें मदद मिली। हमेशा सोचो, व्हाट्स इन इट फॉर देम। इसके बाद का नियम है, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। दोस्त की तरह पेश आओ, लेकिन काम एक जासूस की तरह करो। अपने राइवल्स और कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको जासूसी करनी पड़ेगी, लेकिन सीधे तौर पर जासूसी करना खतरनाक हो सकता है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप सोशल गैदरिंग्स में दोस्ती के नकाब के पीछे उनसे बातें करें। लोग दोस्तों के सामने रिलैक्स हो जाते हैं और अनजाने में ही अपनी कमजोरियां और अपने प्लान्स जाहिर कर देते हैं। आपको बस सावधानी से सुनना है। आप दूसरों को भी उन पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रांस के मशहूर डिप्लोमैट टैलेरैंड इसके उस्ताद थे। वो हर पार्टी में जाते थे, लोगों से हंसी मजाक करते थे, और इस दौरान वो इतनी अनमोल जानकारी निकाल लेते थे जिसका इस्तेमाल वो बाद में अपने देश के फायदे के लिए करते थे। अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखो। अब हम उस नियम पर आते हैं जो कहता है, क्रश योर एनिमी टोटली। अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दो। अगर आप अपने दुश्मन को अधमरा छोड़ देते हैं तो वो बदला लेने के लिए वापस आएगा। एक छोटी सी चिंगारी भी बाद में पूरे जंगल में आग लगा सकती है। इसलिए जब आप अपने दुश्मन पर हावी हो जाएं, तो उसे पूरी तरह से खत्म कर दें। फाइनेंशियली, सोशली, हर तरह से उसे वापस खड़े होने का कोई मौका न दें। पावर में रहम की कोई जगह नहीं है। चीन के वू और यू राज्यों की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। यू राज्य हार गया, लेकिन वू के राजा ने रहम करके यू के राजा को जिंदा छोड़ दिया। उसी यू के राजा ने सालों बाद वापस आकर वो राज्य को न सिर्फ हराया बल्कि पूरी तरह से नष्ट कर दिया। दुश्मन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, उसे पूरी तरह से खत्म करना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। अगला नियम हमें सिखाता है, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। अपनी अनुपस्थिति का इस्तेमाल इज्जत और सम्मान बढ़ाने के लिए करो।
अगर आप हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। हर चीज का मोल इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितनी दुर्लभ है। जब आप कुछ समय के लिए लोगों की नजरों से दूर हो जाते हैं तो वो आपके बारे में बात करते हैं, आपको मिस करते हैं और आपकी वैल्यू उनकी नजरों में बढ़ जाती है। लेकिन इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। शुरू में आपको लोगों के बीच रहना होगा, अपनी प्रेजेंस बनानी होगी। एक बार जब आपकी वैल्यू बन जाए तभी आप एब्सेंस वाली स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आशिक और माशूका के खेल में होता है, थोड़ी सी दूरी प्यार को और बढ़ा देती है। अपने आप को थोड़ा मिस्टीरियस बनाएं, हर जगह मत दिखें और लोग आपकी ज्यादा इज्जत करेंगे। इसके बाद एक बहुत ही प्रैक्टिकल नियम आता है, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। लोगों को एक अनिश्चितता के डर में रखो, अपने आप को अनप्रेडिक्टेबल बनाओ। इंसान आदत का गुलाम होता है, उसे दूसरों के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने की आदत होती है। इससे उसे कंट्रोल का एहसास होता है। जब आपका बिहेवियर प्रिडिक्टेबल होता है तो लोग आप पर हावी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अनप्रेडिक्टेबल हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ और, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अगला कदम क्या होगा। इस कंफ्यूजन से एक डर पैदा होता है और वो हमेशा डिफेंसिव रहते हैं। पाब्लो पिकासो अपने आर्ट के साथ यही करते थे। जैसे ही लोग उनके एक स्टाइल को समझने लगते, वो अपना स्टाइल पूरी तरह बदल देते थे। इससे वो हमेशा रिलेवेंट बने रहे और उनकी आर्ट की डिमांड कभी कम नहीं हुई। अपने रूटीन में अचानक बदलाव लाएं, ऐसे काम करें जिनकी आपसे उम्मीद न हो और आप लोगों पर एक कंट्रोल बना लेंगे। अगला नियम कहता है, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। अपनी सुरक्षा के लिए किले मत बनाओ, अकेलापन खतरनाक है। जब हमें खतरा महसूस होता है तो हमारा पहला रिएक्शन होता है कि हम खुद को दुनिया से काट लें, एक किले में बंद हो जाएं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। अकेलेपन में आपको सही जानकारी नहीं मिलती। आप लोगों से, नए आइडियाज से और जरूरी इंफॉर्मेशन से दूर हो जाते हैं। आप आसानी से अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं और गलत फैसले लेने लगते हैं। इससे बेहतर है कि आप लोगों के बीच रहें, अपने सहयोगी बनाएं और भीड़ में घुल मिल जाएं। भीड़ आपकी ढाल बन जाती है। चीन के पहले सम्राट चिन शी हुआंग आखिरी दिनों में लोगों से इतना डर गए थे कि उन्होंने अपने लिए एक अंडरग्राउंड महल बनवा लिया था और अकेले रहते थे। इस अकेलेपन ने उन्हें पागल कर दिया और वो जल्दी ही मर गए। हमेशा लोगों से जुड़े रहें, नेटवर्क बनाएं, अकेले न रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम है, नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। ये जानो कि आप किसके साथ डील कर रहे हो। किसी गलत इंसान से पंगा मत लो। दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। कुछ लोग रहमदिल होते हैं, कुछ लोग गुस्से वाले और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा बदला लेने वाले होते हैं। आप हर किसी के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं कर सकते। किसी को अनजाने में ऑफेंड करना या उसकी बेइज्जती करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। खासकर उस इंसान को ऑफेंड मत करना जो सालों तक दिल में नफरत पाल कर रखता है और सही मौके का इंतजार करता है। पावर के गेम में लोगों को पहचानना, उनके कैरेक्टर को समझना सबसे जरूरी स्किल है। इसलिए किसी भी एक्शन से पहले ये जरूर जान ले कि सामने वाला कैसा इंसान है। क्या वो हर बात को भूल जाता है या वो एक भेड़िया है जो आपके एक गलत कदम का इंतजार कर रहा है। अपने दुश्मन को ध्यान से चुनो। अब हम एक ऐसे नियम की बात करेंगे जो कहता है, डू नॉट कमिट टू एनीवन। किसी के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध मत हो। जैसे ही आप किसी एक साइड को, एक ग्रुप को या एक कॉज को पूरी तरह से कमिट कर देते हैं, आप अपनी आजादी खो देते हैं। पावर आजादी में है। जब आप किसी के प्रति कमिटेड नहीं होते तो आप सबके मास्टर बन जाते हैं। लोग आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में वो आपको ज्यादा से ज्यादा देने को तैयार रहते हैं। अपनी आजादी बनाए रखो। क्वीन एलिजाबेथ आइस की सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने कभी शादी नहीं की। यूरोप के सारे बड़े राजा उनसे शादी करना चाहते थे,
इस चक्कर में वो सब इंग्लैंड को खुश करने में लगे रहते थे। एलिजाबेथ ने इस चीज का फायदा उठाया और इंग्लैंड को बेहद शक्तिशाली बना दिया। अगर वो किसी एक से शादी कर लेती तो उनकी पावर कम हो जाती। हमेशा अपनी आजादी को सबसे ऊपर रखो। इसके बाद का नियम है प्ले अ सकर टू कैच सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। एक बेवकूफ को पकड़ने के लिए खुद बेवकूफ बनो। अपने टारगेट से कम अक्लमंद दिखो। किसी को भी ये पसंद नहीं आता कि कोई उनसे ज्यादा स्मार्ट हो। अगर आप लोगों को ये फील कराते हैं कि आप उनसे कम स्मार्ट हैं, तो वो आप पर शक करना बंद कर देते हैं। वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और अनजाने में ही अपने राज और कमजोरियां आपके सामने खोल देते हैं। ये एक बेहद प्रभावी तरीका है जानकारी हासिल करने का और अपने दुश्मन को गलत फैसले लेने पर मजबूर करने का। एक मशहूर आर्थिक घोटाला करने वाला, उसके टारगेट हमेशा बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे। वो उनके सामने ऐसे पेश आता था जैसे उसे कुछ नहीं पता। बिजनेसमैन उसे समझाने के चक्कर में अपने सारे बिजनेस सीक्रेट्स बता देते थे, जिसका फायदा उठाकर वो उन्हें बर्बाद कर देता था। कभी भी अपनी इंटेलिजेंस का शोफ मत करो। जरूरत पड़ने पर सबसे बड़ा बेवकूफ बनने के लिए तैयार रहो। अगला नियम कहता है यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। आत्मसमर्पण की नीति का इस्तेमाल करो। कमजोरी को ताकत में बदलो। जब आप कमजोर हैं और आपका दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर है, तो लड़ना बेवकूफी है। लड़ने से आप सिर्फ खत्म हो जाएंगे। ऐसे में बेहतरी इसी में है कि आप सरेंडर कर दें, हार मान ले। सरेंडर करने से आपको टाइम मिल जाता है। आप अपने दुश्मन को स्टडी कर सकते हैं, उसकी कमजोरियां ढूंढ सकते हैं और दोबारा आजाद होने का प्लान बना सकते हैं। सरेंडर करना आपको कंट्रोल देता है, जबकि लड़ते रहना आपको बस थकाता है। जर्मनी के मशहूर राइटर बर्टोल्ड ब्रेख्त नाजी जर्मनी में रहते थे। जब उन पर देशद्रोह का आरोप लगा तो उन्होंने बहस नहीं की। उन्होंने कोर्ट में जाकर सारे आरोप स्वीकार कर लिए और कहा कि वो एक छोटे से अनजान राइटर हैं। उनकी इस विनम्रता को देखकर कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने सरेंडर करके अपनी जान बचाई और बाद में अपने वक्त के सबसे महान राइटर बने। चलिए अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। यह है कंसंट्रेट योर फोर्सेस। अपनी शक्तियों को एक जगह पर केंद्रित करो। पावर हमेशा कंसंट्रेटेड फॉर्म में ज्यादा असरदार होती है। अगर आप अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को 10 अलग अलग जगहों पर लगाओगे तो आपको कहीं भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। एक तीर से एक निशाना लगाना 10 तीर से 10 अलग अलग निशाने लगाने से बेहतर है। अपनी सारी ताकत को अपने सबसे मजबूत पॉइंट पर फोकस करो। रॉथस्चाइल्ड परिवार, जो यूरोप का सबसे अमीर परिवार बना, उन्होंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने अपना सारा पैसा और ध्यान बैंकिंग और फाइनेंस पर लगाया। उन्होंने दूसरे बिजनेसेस में हाथ नहीं डाला। इस कंसंट्रेशन की वजह से वो अपने फील्ड के बेताज बादशाह बन गए। अपने लक्ष्य को पहचानो और अपनी सारी ताकत उसी एक लक्ष्य को हासिल करने में लगा दो। अब जो नियम आ रहा है वो दरबार यानी कोर्ट लाइफ से जुड़ा है। प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। एक परफेक्ट दरबारी की तरह पेश आओ। पावर की दुनिया एक दरबार की तरह है जिसके अपने कुछ अदृश्य नियम होते हैं। आपको इन नियमों को सीखना होगा। जैसे हमेशा अपने मास्टर के मूड के हिसाब से बर्ताव करो। कभी भी बुरी खबर लाने वाले मत बनो। अपनी बात हमेशा इनडायरेक्ट तरीके से कहो। हमेशा एलिगेंट और ग्रेसफुल रहो। अपने कॉम्पिटिटर्स को ग्रेसफुली आउटस्मार्ट करो। उन्हें नीचा मत दिखाओ। ये एक आर्ट है जिसे सीखना पड़ता है। फ्रांस के दरबार में जो लोग इन नियमों को जानते थे वो ही आगे बढ़ते थे। जो लोग सीधे और मुंहफट होते थे उन्हें जल्दी ही दरबार से निकाल दिया जाता था। आज के कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी यही नियम लागू होते हैं। अपने ऑफिस पॉलिटिक्स को समझो और एक परफेक्ट कोर्टियर की तरह खेलो। अगला नियम है रिक्रिएट योरसेल्फ। अपने आप को बार बार नए रूप में गढ़ो। दुनिया आप पर एक आइडेंटिटी थोपने की कोशिश करेगी। उसे स्वीकार मत करो।
अपनी पर्सनालिटी को एक कलाकृति की तरह देखो जिसे आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। एक ड्रामेटिक कैरेक्टर क्रिएट करो जो लोगों का ध्यान खींचे और कभी उन्हें बोर न होने दे। अपनी इमेज को अपने कंट्रोल में रखो। जूलियस सीजर ने यही किया था। वो रोम के लोगों के सामने कभी एक जनरल, कभी एक नेता, कभी एक देवता के रूप में पेश आए। उन्होंने अपनी एक ऐसी इमेज बनाई जिसे लोग कभी भूल नहीं पाए। अपने आप को एक रोल के साथ मत बांधो। समय के साथ बदलते रहो, अपने आप को रीइन्वेंट करते रहो ताकि आप हमेशा लोगों के लिए एक रहस्य बने रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम कहता है कीप योर हैंड्स क्लीन। अपने हाथों को हमेशा साफ रखो। आपको पावरफुल दिखने के लिए हमेशा एफिशिएंट और मेहनती दिखना होगा। लेकिन पावर के गेम में अक्सर गंदे काम भी करने पड़ते हैं। ऐसे में आपको एक स्कैपगोट या कैट्सपॉ का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी किसी और से वो गंदा काम करवाओ। जब कुछ गलत हो तो सारा इल्जाम उस पर डाल दो। इससे आपकी रेपुटेशन पर कोई दाग नहीं लगेगा और आप हमेशा साफ सुथरे बने रहोगे। इसको समझने के लिए एक कहानी है बंदर और बिल्ली की। बंदर को आग में भुन रहे अखरोट खाने थे, लेकिन वो आग में हाथ नहीं डालना चाहता था। उसने बिल्ली का पंजा पकड़ा और उससे अखरोट निकलवा लिए। अखरोट बंदर ने खाए और जला हुआ पंजा बिल्ली का रह गया। हमेशा किसी और को अपने गंदे काम के लिए इस्तेमाल करो ताकि आपकी इमेज खराब ना हो। अब जो नियम आ रहा है वो साइकोलॉजी से जुड़ा है। प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। लोगों की विश्वास करने की जरूरत का फायदा उठाओ और अपने लिए एक कल्ट जैसी फॉलोइंग बनाओ। इंसानों के अंदर एक गहरी जरूरत होती है किसी चीज या किसी इंसान में विश्वास करने की। उन्हें एक उम्मीद चाहिए, एक नया विश्वास चाहिए। आप इस जरूरत को पूरा करके अपने लिए एक लॉयल फॉलोइंग बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस कुछ चीजें करनी है। अपनी बातों को आम और अनिश्चित रखो, उम्मीद का वादा करो, अपने फॉलोअर्स के लिए कुछ रिचुअल्स बनाओ और उनसे पैसा मांगो। इतिहास में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इस तरीके से लाखों लोगों को अपना अनुयायी बनाया। ये एक बहुत शक्तिशाली नियम है, लेकिन इसका इस्तेमाल बेहद जिम्मेदारी से करना चाहिए। अगला नियम है एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। कोई भी काम पूरी हिम्मत और साहस के साथ शुरू करो। अगर आप किसी काम को लेकर श्योर नहीं हैं या उसमें झिझक रहे हैं तो उसे मत करो। आपकी झिझक, आपका डर आपके काम में भी दिखेगा और उसके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन जब आप पूरी हिम्मत के साथ कोई कदम उठाते हैं तो आपकी बोल्डनेस ही आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। लोग हिम्मतवर लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एक शेर की तरह किया गया एक बोल्ड मूव 1000 छोटे छोटे गीदड़ जैसे कदमों से बेहतर है। जूलियस सीजर जब रूबिकॉन नदी पार कर रहे थे, उन्होंने झिझका नहीं। उन्होंने कहा द डाई इज कास्ट और पूरी हिम्मत से आगे बढ़ गए। उनकी इस हिम्मत ने उनकी सेना में जोश भर दिया और वो जीत गए। हमेशा हिम्मत से काम लो। चलिए अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। यह कहता है प्लान ऑल द वे टू द एंड। शुरू से लेकर अंत तक की पूरी योजना बनाओ। ज्यादातर लोग सिर्फ पहले कदम या पहली जीत के बारे में सोचते हैं। वो आगे आने वाली मुसीबतों और नतीजों के बारे में नहीं सोचते। इसका परिणाम ये होता है कि वो बीच में ही फंस जाते हैं। एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हमेशा कई कदम आगे की सोचता है। वो न सिर्फ ये प्लान करता है कि उसे क्या करना है, बल्कि ये भी प्लान करता है कि जब वो जीत जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। वो हर संभावना के लिए तैयार रहता है। जर्मनी को एक करने वाले बिस्मार्क ने जब ऑस्ट्रिया के साथ जंग की तो उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि जीतने के बाद ऑस्ट्रिया के साथ कैसा बर्ताव करना है। उन्होंने ऑस्ट्रिया को जलील नहीं किया ताकि वो बाद में उनका सहयोगी बन सके। हमेशा एंड गेम को दिमाग में रखो। अब हम एक ऐसे नियम की बात करेंगे जो आपको एफर्टलेस दिखने की सलाह देता है। मेक योर अकम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस।
अपनी उपलब्धियों को ऐसे दिखाओ जैसे उन्हें हासिल करने में कोई मेहनत ही नहीं लगी। जब आपका काम एफर्टलेस, आसान और हल्के फुल्के अंदाज में किया हुआ लगता है, तो लोग आपसे प्रभावित होते हैं। उन्हें लगता है कि आपके पास तो असीमित टैलेंट और एनर्जी है। कभी भी लोगों को ये मत दिखाओ कि आपने कितनी मेहनत की है, कितना पसीना बहाया है। अपने सारे ट्रिक्स और टेक्निक्स को छुपा कर रखो। मशहूर जादूगर हुडनी घंटों, दिनों तक प्रैक्टिस करते थे, लेकिन स्टेज पर वो हर ट्रिक ऐसे करते थे जैसे वो उनके लिए बाएं हाथ का खेल हो। यही उनकी सफलता का राज था। अपनी मेहनत को पर्दे के पीछे रखो और दुनिया के सामने सिर्फ अपना परफेक्शन पेश करो। इसके बाद का नियम है कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। विकल्पों को नियंत्रित करो। दूसरों को उन्हीं पत्तों से खेलने पर मजबूर करो जो आप उन्हें देते हो। यह पावर का एक सटल रूप है। लोगों को लगना चाहिए कि उनके पास चॉइस है, कि वो आजाद है, लेकिन असलियत में आप उन्हें जो भी ऑप्शंस दे रहे हो, वो सभी आपके फायदे के लिए है। इसे कहते हैं फोर्सिंग अ चॉइस। आप किसी से पूछते हैं, आप ये काम आज करेंगे या कल, जबकि आप चाहते हैं कि वो काम जरूर हो। उसने इन दो ऑप्शंस में से कोई भी चुना, जीत आपकी ही होगी। डॉक्टर यही करते हैं जब वो कहते हैं आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा या ये महंगी दवा जिंदगी भर खानी पड़ेगी। दोनों ही केस में फायदा उनका है। लोगों को चॉइस का भ्रम दो, लेकिन ऑप्शंस हमेशा अपने कंट्रोल में रखो। अगला नियम हमें सिखाता है प्ले टू पीपल्स फैंसीज। लोगों की कल्पनाओं के साथ खेलो। सच्चाई अक्सर कड़वी और अजीब होती है। ज्यादातर लोग सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। वो अपनी कल्पनाओं की दुनिया में जीना पसंद करते हैं। जो व्यक्ति उनकी इन कल्पनाओं को, उनके सपनों को पूरा करने का वादा करता है, वो उन पर राज कर सकता है। सच्चाई की अपील लिमिटेड है, लेकिन फैंसी की अपील यूनिवर्सल है। 17वीं सेंचुरी यूरोप में लोग एल डोराडो जैसे सोने के शहर की कल्पना करते थे। कई धोखेबाज लोगों ने इस फैंसी का फायदा उठाकर लोगों से उनका सारा पैसा लूट लिया। आपको लोगों को वो ही सुनाना है जो वो सुनना चाहते हैं। उन्हें वो सपने दिखाने हैं जो वो देखना चाहते हैं। इससे आप उनके दिलों पर राज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम है डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान की दुखती रग को ढूंढो। हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है, कोई न कोई दुखती रग। ये हो सकती है उनकी इनसिक्योरिटी, उनका कोई डर या उनका कोई सीक्रेट शौक। अगर आप किसी की इस दुखती रग को ढूंढ लेते हैं, तो आपके पास उन्हें कंट्रोल करने की चाबी आ जाती है। आप इसका इस्तेमाल उन पर दबाव बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा, उनकी बातों को सुनना होगा, उनके चाइल्डहुड के बारे में जानना होगा। जब आपको वो कमजोरी मिल जाए, तो उसे हल्के से दबाकर देखो। आप देखेंगे कि वो आपके इशारों पर नाचने लगेंगे। ये एक खतरनाक ज्ञान है। इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। अब हम उस नियम की बात करेंगे जो कहता है बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। अपने अंदाज में शाही बनो। जैसा बर्ताव आप चाहते हैं कि लोग आपसे करें, वैसा ही बर्ताव आप खुद से करना शुरू कर दो। अगर आप एक राजा की तरह बर्ताव करेंगे, तो लोग भी आपसे राजा की तरह ही पेश आएंगे। अपने आप को हमेशा डिग्निटी, कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट के साथ कैरी करो। छोटी छोटी बातों में, बेकार की चीजों में मत उलझो, बड़ा सोचो। क्रिस्टोफर कोलंबस ने यही किया था। उनके पास न पैसा था, न जहाज, लेकिन उनका बर्ताव एक एडमिरल जैसा था। वो स्पेन की महारानी से ऐसे बात करते थे जैसे वो उनके बराबर के हों। उनके इस शाही अंदाज ने ही महारानी को उन पर विश्वास करने पर मजबूर किया। आप जैसा अपने बारे में सोचते हैं, वैसा ही दुनिया आपके बारे में सोचती है। अगला नियम टाइमिंग के बारे में है, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। समय की कला में महारत हासिल करो। सही समय पर सही काम करना ही सब कुछ है। पावर के गेम में टाइमिंग 3 तरह की होती है, लॉन्ग टाइम, फोर्स टाइम और एंड टाइम।
लॉन्ग टाइम का मतलब है सब्र रखना, इंतजार करना जब तक सही मौका ना आ जाए। जल्दबाजी में काम खराब हो जाता है। फोर्स टाइम का मतलब है जब जरूरत पड़े तो तेजी से एक्शन लेना, अपने दुश्मन को सोचने का मौका ही न देना। और एंड टाइम का मतलब है ये जानना कि किसी काम को कब खत्म करना है, कब उससे आगे बढ़ना है। फ्रांस के मशहूर स्पाई मास्टर जोसेफ फूशे टाइमिंग के उस्ताद थे। वो हमेशा हवा का रुख देखते थे और उसी के हिसाब से अपनी साइड बदलते थे। इसीलिए वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर नेपोलियन के बाद तक पावर में बने रहे। इसके बाद का नियम है डिस्डेन थिंग्स यू कैन नॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। जिन चीजों को आप पा नहीं सकते उन्हें नजरअंदाज करो। उनकी उपेक्षा करना ही सबसे अच्छा बदला है। जब आप किसी छोटी सी चीज को, किसी छोटी सी प्रॉब्लम को ज्यादा तवज्जो देते हैं तो आप उसे बड़ा बना देते हैं। अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है और आप उस पर रिएक्ट करते हैं तो आप उसकी बेइज्जती को वैलिडिटी दे देते हैं। सबसे अच्छा तरीका है उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देना। ऐसा दिखाओ जैसे वो चीज या वो इंसान आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सामने वाले के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती होती है। मेक्सिको के एक लीडर ने एक अमेरिकन डिप्लोमैट को जलील करने की कोशिश की। डिप्लोमैट ने गुस्सा नहीं किया, उसने उस लीडर को ऐसे इग्नोर किया जैसे वो वहां है ही नहीं। कुछ ही देर में वो लीडर शर्मिंदा होकर चला गया। जो चीज आपको परेशान करे उसे अपनी अटेंशन मत दो। अब हम एक ऐसे नियम की बात करेंगे जो दिखावे के बारे में है। क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टेकल्स, आकर्षक तमाशे रचो। सिर्फ शब्दों से लोगों को कन्विंस करना मुश्किल है। इंसान आंखों से देखी हुई चीज पर ज्यादा विश्वास करता है। इसलिए अपने आइडियाज और अपनी पावर को दिखाने के लिए बड़े बड़े आकर्षक स्पेक्टेकल यानी तमाशे क्रिएट करो। बड़ी बड़ी इमेजेस और सिंबॉलिक जेस्चर्स का इस्तेमाल करो। ये लोगों के दिमाग पर गहरा असर छोड़ते हैं। लुई द 14 ने वर्साई का शानदार महल बनवाया। ये सिर्फ एक महल नहीं था, ये उसकी पावर का एक स्पेक्टेकल था। हर कोने में उसकी शान और शौकत दिखती थी। इस महल ने पूरे यूरोप को मैसेज दे दिया था कि फ्रांस का राजा कितना शक्तिशाली है। अपने काम को प्रेजेंट करने के लिए विजुअल्स का, सिंबल्स का और ड्रामा का इस्तेमाल करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम है थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। सोचो जैसा चाहते हो लेकिन बर्ताव दूसरों की तरह करो। अगर आप हमेशा अपने अनकन्वेंशनल आइडियाज और विचारों को सबके सामने रखते रहेंगे तो लोग आपको अजीब समझेंगे और आपसे दूर हो जाएंगे। अपने आम से अलग विचारों को अपने तक रखो। समाज में रहने के लिए समाज के जैसा दिखना जरूरी है। भीड़ में घुल मिल जाओ। अपनी असली सोच का प्रदर्शन मत करो। इससे आपको उन लोगों से बचने में मदद मिलेगी जो नए विचारों से डरते हैं। इटली के कई साइंटिस्ट्स और थिंकर्स रेनेसा के दौरान यही करते थे। वो अपने आगे बढ़े हुए साइंटिफिक आइडियाज को छुपा कर रखते थे और पब्लिक में एक आम धार्मिक इंसान की तरह बर्ताव करते थे। इससे वो चर्च के गुस्से से बचे रहे और अपना काम भी करते रहे। अगला नियम कहता है स्टिर अप वाटर्स टू कैच फिश। मछली पकड़ने के लिए पानी में हलचल मचाओ। गुस्सा और भावनाएं स्ट्रेटेजिक रूप से काबू पाने के लिए अनिवार्य है। आपको हमेशा शांत और ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने दुश्मनों को गुस्सा दिला सकते हैं जबकि आप शांत रहते हैं तो आपको एक निश्चित फायदा मिलता है। अपने दुश्मनों की वैनिटी को छेड़ो, उनके ईगो पर प्रहार करो, उनके कॉन्फिडेंस को हिला दो। जब वो गुस्से में होंगे तो वो गलत फैसले लेंगे और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। नेपोलियन इसके माहिर थे। वो हमेशा अपने दुश्मन जनरल्स को लेटर्स लिखकर या अफवाहें फैलाकर उन्हें गुस्सा दिलाते थे। गुस्से में वो जनरल्स ऐसी गलतियां कर बैठते थे जिसका नेपोलियन को इंतजार होता था। अपने दुश्मनों को अनबैलेंस करो, उन्हें उनके इमोशंस का गुलाम बना दो। इसके बाद का नियम है डेस्पाइज द फ्री लंच। मुफ्त के भोजन से नफरत करो। जो चीज मुफ्त में मिलती है उसके पीछे
हमेशा कोई न कोई हिडन ऑब्लिगेशन या ट्रिक होती है। मुफ्त की चीज आपको एहसान के बोझ तले दबा देती है। एक शक्तिशाली व्यक्ति हमेशा हर चीज की कीमत चुकाता है। इससे वो किसी के एहसान तले नहीं दबता और अपनी आजादी बरकरार रखता है। पैसे के मामले में उदार बनो। अपनी दौलत से पावर खरीदो, लोगों को खुश रखो, लेकिन कभी भी फ्री लंच के चक्कर में मत पड़ो। वो हमेशा एक जाल होता है। अगर कोई आपको कुछ मुफ्त में ऑफर कर रहा है तो सावधान हो जाओ। सोचो कि उसके पीछे उसका क्या मतलब हो सकता है। पावर के गेम में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। चलिए अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। यह कहता है, अवॉइड स्टेपिंग इनटू ग्रेट मैन शूज। किसी महान व्यक्ति के कदमों पर चलने से बचो। अगर आप किसी महान व्यक्ति के बाद उसकी जगह लेते हैं तो आपको उनसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी उनकी बराबरी करने के लिए। लोग हमेशा आपकी तुलना उस महान व्यक्ति से करेंगे और आप हमेशा कम ही नजर आएंगे। आप उसकी छाया में ही दब कर रह जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप अपना अलग रास्ता बनाएं, अपनी अलग पहचान बनाएं। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद उसके जनरल्स ने उसके साम्राज्य को बांट लिया, लेकिन उनमें से कोई भी अलेक्जेंडर जैसा महान नहीं बन पाया। वो सब अलेक्जेंडर की छाया में ही खो गए। किसी की लेगेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश मत करो, अपनी खुद की लेगेसी बनाओ। अगला नियम हमें सिखाता है, स्ट्राइक द शेफर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। गडरिये पर प्रहार करो और भेड़ें अपने आप बिखर जाएंगी। हर ग्रुप में, हर संगठन में एक लीडर या एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है जो सबको एक साथ रखता है। अगर आपको उस ग्रुप को कमजोर करना है तो उसके मेंबर से एक एक करके लड़ने की जरूरत नहीं है। सीधे उस लीडर पर हमला करो, उसे अलग थलग कर दो, उसे न्यूट्रलाइज कर दो। जैसे ही लीडर कमजोर पड़ेगा, पूरा ग्रुप बिखर जाएगा, उनका मनोबल टूट जाएगा और वो आसानी से हार मान लेंगे। एथेंस और सिसिली के बीच जंग में एथेंस ने सिसिली के छोटे छोटे शहरों पर हमला किया, लेकिन असल पावर साइराक्यूज शहर के पास थी। जब तक उन्होंने साइराक्यूज पर हमला नहीं किया, वो जीत नहीं पाए। हमेशा समस्या की जड़ पर प्रहार करो। अब जो नियम आ रहा है वो दिल जीतने के बारे में है। वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करो। अगर आप लोगों को जबरदस्ती अपने साथ मिलाते हैं तो वो मौका मिलते ही आपके खिलाफ हो जाएंगे। उनके दिलों में आपके लिए नफरत पैदा हो जाएगी। इससे बेहतर है कि आप उन्हें अपने साथ आने के लिए कन्विंस करें। उनके दिल और दिमाग को जीतो। उन्हें यह महसूस कराओ कि आपके साथ आने में उनका ही फायदा है। यह थोड़ा ज्यादा समय ले सकता है, लेकिन इससे जो लॉयल्टी मिलती है वो लंबे समय तक चलती है। फ्रांस के किंग हेनरी IV ने यही किया। उन्होंने जबरदस्ती करने के बजाय लोगों की जरूरतों को समझा और उन्हें पूरा किया। धीरे धीरे उन्होंने पूरे फ्रांस का दिल जीत लिया और एक बेहद लोकप्रिय राजा बने। पावर जबरदस्ती से नहीं, सिडक्शन से आती है। अगला नियम है, डिसम एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। आईने के प्रभाव से हथियार छीन लो और गुस्सा दिलाओ। मिरर इफेक्ट का मतलब है ठीक वही करना जो आपका दुश्मन कर रहा है। जब आप उनके एक्शंस को मिरर करते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक बेहद शक्तिशाली टूल है उन्हें गुस्सा दिलाने और उनसे गलत कदम उठवाने के लिए। इसका एक और फायदा है, जब आप उनके एक्शंस को कॉपी करते हैं तो आप उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि आप उन्हें कितनी अच्छी तरह समझते हैं। ये उनके दिमाग के साथ खेलने जैसा है। दूसरे विश्व युद्ध में एलाइज ने जर्मन्स के कोड को क्रैक कर लिया था, लेकिन उन्होंने इस जानकारी का सीधे इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने जर्मन्स को यह दिखाने के लिए आईने की तरह काम किया कि सब कुछ नॉर्मल है, जिससे जर्मन्स को कभी पता ही नहीं चला कि उनके सारे प्लान्स एलाइज को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम कहता है, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। बदलाव की जरूरत का प्रचार करो, लेकिन एक बार में बहुत ज्यादा सुधार मत करो। इंसान आदत का गुलाम है, उसे बदलाव पसंद नहीं है।
अगर आप अचानक से सब कुछ बदलने की कोशिश करेंगे तो लोग विद्रोह कर देंगे। इसलिए अगर आपको कोई बड़ा बदलाव लाना है तो उसे धीरे धीरे लाओ। ऊपर से उसे पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों का चोला पहना दो। लोगों को लगना चाहिए कि ये कोई नया बदलाव नहीं है, बल्कि पुरानी अच्छी चीजों की वापसी है। माओ जेडोंग ने चीन में कम्युनिज्म लाने के लिए यही किया। उन्होंने उसे चीन के पुराने इतिहास और दर्शन के साथ जोड़कर पेश किया, जिससे लोगों ने उसे आसानी से स्वीकार कर लिया। बदलाव जरूरी है, लेकिन उसे हमेशा धीरे धीरे और पुराने के रिस्पेक्ट के साथ करना चाहिए।